क्या कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसे प्रैक्टिस करने वाले की जान तक जा सके? या कोई ट्रेनिंग मेथड इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके बारे में बस सोच के ही दिल तक कांप उठे? ठीक है, ऐसी जगह से मिश्रा एक और आज इस वीडियो में मैं आपको मार्शल आर्ट की दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने अजीबोगरीब ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में सोच के ही अच्छे के होश उठ जाए। पर उससे पहले एक बात ध्यान में रहे, इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक मेथड काफी खतरनाक, दर्दनाक और जानलेवा भी हो सकती है, तो इसे अपने घर में, बाहर या कहीं भी ना करें। अगर आप एक ट्रेन प्रोफेशनल नहीं हो या आप किसी ऐसे इंसान के सुपरविजन के अंदर नहीं हो जो ऑथराइज्ड हो इन ट्रेनिंग मेथड्स को कंडक्ट करने के लिए, तो प्लीज इन्हें अटेम्प्ट या ट्राई करने का कोशिश ना करें। साथ साथ ये जान ले कि इन ट्रेनिंग मेथड्स को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हो रखी हैं, कई सारी फैक्ट्स और कई सारे मिथ्स भी। आज इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव इन मिथ्स या कंट्रोवर्सीज को बस्ट करना नहीं, बल्कि इन सब के बारे में बस बताना है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधा आगे बढ़ते हैं अपने टॉप 10 लिस्ट की ओर। तो हमारे 10वें नंबर पे जो ट्रेनिंग है इसे कहते हैं फिस्ट दैट कट। ये ट्रेनिंग सालों पहले मुए थाई में और मुए बोरान में यूज की जाती थी। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ही नहीं है, सालों पहले इसे ट्रेनिंग के साथ साथ राजा महाराजा आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। बट स्टिल सम रूमर्स थे दैट आज भी इस ट्रेनिंग को और इस फाइट मेथड को कई जगह आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें मुए थाई फाइटर्स अपने हाथों को रस्सियों से रैप करके फिर उसे टूटे हुए कांच में मलते हैं ताकि कांच उन रस्सियों के बीच घुस जाए, फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। इसमें कांच के टुकड़े ना सिर्फ मार खाने वाले के स्किन और फ्लैश को छील देते हैं, बल्कि मारने वालों के भी हाथों में बुरी तरह से धंस जाते हैं। अब हमारे 9वें नंबर में जो ट्रेनिंग मेथड है इसे तामेशिवारी कहते हैं। ये एक ट्रेनिंग मेथड ही है जिसे शोतोकान, क्योकुशिन और ओकिनावन कराटे स्टाइल्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है और काफी ज्यादा फेमस भी है। इसमें कराटेकार्स अपने नकल्स, पाम्स, फिंगर्स, टोज, एल्बोज, शिन्स और हेड को यूज करके हार्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्रिक्स, आइस और लकड़ी के ऑब्जेक्ट जैसे बोर्ड्स को तोड़ते हैं। ये ट्रेनिंग मेथड काफी दर्दनाक है और हड्डी के टूटने का डर इसमें काफी होता है। इसके लिए जो कराटेकार्स हैं वो अपने हाथों को और पैरों को माकीवारा में मार मार कर मजबूत करते हैं और ट्रेन करते हैं ताकि इन ऑब्जेक्ट्स को तोड़ा जा सके। ये तरीका मुए थाई में भी काफी यूज किया जाता है, जिसमें प्रैक्टिशनर्स केले के पेड़ को अपने शिन से बार बार किक करके अपने पैरों को कंडीशन करते हैं और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक केले का पेड़ टूट ना जाए। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग मेथड है इसे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कहा जाता है। ये ट्रेनिंग यूं तो कराटे में काफी फेमस है, मगर इसके बेनिफिट्स को नजर में रखते हुए आज दूसरे मार्शल आर्ट्स भी जैसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर्स भी इस ट्रेनिंग मेथड को अपनाने लगे। इसमें फाइटर्स ऊंचे पहाड़ों में चढ़ते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद वहां ट्रेनिंग करते हैं जहां ऑक्सीजन काफी कम होती है, इतनी कम कि आग तक अच्छे से ना चले। इस ट्रेनिंग में ओवरऑल फिटनेस, एंड्योरेंस एंड स्टेमिना भी बढ़ता है और इसमें हेडेक, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट, हार्ट स्ट्रोक और मदद ना मिलने पर मौत की भी चांसेस काफी ज्यादा होती है। हमारे इस लिस्ट में नेक्स्ट 7वें नंबर पे जो ट्रेनिंग मेथड है ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस भी है जिसे मॉन्क्स यानी कि शाओलिन मॉन्क्स यूज करते हैं। इसमें कुछ मॉन्क स्पीयर यानी कि भाले लेकर खड़े हो जाते हैं और एक शाओलिन मॉन्क उन भालों के टिप पर सोता है। ऑल्दो वो स्पीयर्स के टिप्स पॉइंटेड नहीं होते, ब्लंट होते हैं और कर्व होते हैं और स्किन के आर पार नहीं जा सकते, स्टिल इसमें जो प्रेशर बॉडी के वेट से उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे बॉडी पे क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसमें जो दर्द होता है वो मौत के बराबर ही होता है। इस कठोर ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव अपने बॉडी के पेन टॉलरेंस और अपने मेंटल कंसंट्रेशन को बिल्ड करना ही होता है। अगली जो 6 नंबर में जो ट्रेनिंग मेथड है ये बेसिकली एक एग्जामिनेशन मेथड है, एग्जामिनेशन लेने का तरीका जो निंजुत्सु में यूज होता है। निंजुत्सु वो मार्शल आर्ट है जो निंजा प्रैक्टिस किया करते थे। आज ऑल्दो असली निंजुत्सु देखने नहीं मिलता, पर सालों पहले इसे प्रैक्टिस किया जाता था। आपने निंजा के बारे में तो सुना ही होगा, मूवीज में या कहानियां भी सुनी होंगी, मगर इस ट्रेनिंग मेथड के बारे में, इस एग्जामिनेशन मेथड के बारे में आप नहीं सुने होंगे। इसमें निंजुत्सु स्टूडेंट्स अपने आंखों को बंद करके सेजा पे बैठ जाते थे और उनके एग्जामिनर्स या इंस्ट्रक्टर्स उनके पीछे तलवार लेके खड़े होते थे और उन तलवारों से अपने स्टूडेंट्स के सर पे वार करते थे। स्टूडेंट्स को अपने कंसंट्रेशन और इंस्टिंक्ट को यूज करके उस अटैक को बिना देखे डॉज करना होता था, पर अगर वो ऐसा करने में असफल हुए तो तलवार उनके सर के आर पार चली जाती थी। आज इस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई खतरों को देखकर असली तलवार को बोके यानी कि लकड़ी के तलवार से रिप्लेस कर दिया गया है, पर लकड़ी के तलवार से होने वाले सर पे चोट, सर फटना और अंदरूनी दिमागी चोट आज भी कहीं देखी गई है।
नेक्स्ट 5वें नंबर पे जो मेथड है वो एक ट्रेनिंग मेथड होने के साथ साथ एक एग्जामिनेशन और एक टेस्ट भी है। इसे क्योकुशिन कराटे में काफी ज्यादा किया जाता है और इसे 100 मैन कुमिटे कहा जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें एक फाइटर जो इस एग्जामिनेशन को अटेंड कर रहा होता है वो एक के बाद एक 100 नए फाइटर से, अलग अलग फाइटर से लड़ता है। सभी से लड़ते लड़ते वो एक फाइटर जो इस एग्जामिनेशन को अटेंड कर रहा होता है वो दर्द और थकान के हर लेवल से पार होता है, जिसमें उसे अनगिनत दर्दनाक चोटें आती हैं, पर फिर भी वो बिना क्विट किए 100 इंसानों से लड़के इस टेस्ट को कंप्लीट करता है। इसमें फाइटर का पेन टॉलरेंस, नेवर क्विटिंग स्पिरिट, एंड्योरेंस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस सब कुछ टेस्ट होता है। अब इसके आगे जो चौथे नंबर पे ट्रेनिंग मेथड हमने इस लिस्ट में शामिल किया है, इसे कांगेको ट्रेनिंग मेथड कहा जाता है। ये ट्रेनिंग मेथड शोतोकान, क्योकुशिन एंड ओकिनावन कराटे स्टाइल्स में काफी फेमस है और इसे जापान में हर साल विंटर के सबसे ठंडे दिनों में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें कराटे के मास्टर्स से लेकर स्टूडेंट तक सभी पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। इसमें विंटर्स के सबसे ठंडे वक्त में कराटेकास को खाली पैर ठंडे बर्फ में भगाया और ट्रेनिंग करवाया जाता है। फिर उन सभी को बर्फीले वाटरफॉल से गिरते हुए बेहद ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर ट्रेनिंग करवाया जाता है। इस ठंड में उन्हें हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट और कोल्ड शॉक जैसे जानलेवा अंजाम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कराटेकास फिर भी बिना हार माने उस बेहद दर्दनाक और खतरनाक कंडीशन में भी घंटों ट्रेनिंग करते हैं और अपने स्टेमिना, एंड्योरेंस, करेज और अपने फिजिकल और मेंटल टफनेस को ग्रो करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद उनका फिजिकल और मेंटल टफनेस यानी कि दर्द सहने का क्षमता 21 गुना बढ़ जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के बाद। तीसरे नंबर पे जो ट्रेनिंग मेथड है ये शाओलिन मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं और इसे कहते हैं शाओलिन आयरन एग ट्रेनिंग या शाओलिन आयरन टेस्टिकल्स ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग मेथड में होने वाला दर्द मौत से भी बचता है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस ट्रेनिंग मेथड में शाओलिन मॉन्क्स को हॉट स्टांस में खड़ा होने को कहा जाता है और फिर उनके मास्टर्स या इंस्ट्रक्टर उन्हें उनके पैरों के बीच, उनके क्रॉच में, उनके टेस्टिकल्स में जोरदार लातों से बार बार मारते हैं। उन्हें उस पोजीशन में खड़ा करके उस जगह इतने जोरदार लातों से बार बार मारा जाता है कि इससे होने वाला दर्द किसी इंसान का पल भर में जान तक ले सकता है। पर वो शाओलिन मॉन्क्स फिर भी अपने मेंटल कंसंट्रेशन और दर्द सहने के अपार क्षमता की वजह से इस दर्द को भी बेहद आसानी से झेल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर के बाद। दूसरे नंबर पे जो ट्रेनिंग मेथड है इसे शाओलिन की रोंग हैंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग मेथड में शाओलिन मॉन्क्स खुद को फांसी से लटका लेते हैं, पर खुदकुशी करने के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए। इसमें वो अपने गले को एक फांसी के फंदे से बांधते हैं और फिर फांसी पे लटक जाते हैं। वो लटकने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, जिससे ये पता चलते रहता है कि वो मॉन्क अभी तक जिंदा है। ये ट्रेनिंग जितना खतरनाक दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसमें एक छोटा सा चूक या भूल उस शाओलिन मॉन्क का जान तक ले सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर के बाद। तो पहले नंबर पे जो मेथड हमने रखा है वो एक ट्रेनिंग मेथड नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसा है जिसे मार्शल आर्टिस्ट को सिखाया जाता है बचपन से कि वक्त आने पर ये ऐसे कर सके। इसे सेपुकू या हाराकिरी भी कहते हैं और इसे जापानीज सामुराई वॉरियर्स को सामुराई मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है। ये पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसमें दर्दनाक मौत नाकामयाब होने पर नहीं, कामयाब होने पर मिलती है, क्योंकि इस एक्शन का मेन गोल ही खुद का जान लेना होता है। इसमें सामुराई वॉरियर्स तेजा में बैठ जाते हैं और अपने छोटे तलवार यानी कि टांटो को अपने हाथों में लेकर अपने पेट को खुद अपने हाथों से चीर डालते हैं। इसे सामुराई वॉरियर्स मरने का सबसे ज्यादा अच्छा और इज्जतदार तरीका मानते हैं, क्योंकि इसमें वो दुश्मन के हाथों हराए, मारे या कैद नहीं किए जा सकते। और ये तरीका आज भी जापानीज सोल्जर्स को सिखाया जाता है। इनफैक्ट 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटम बम गिरा था तब तो कई जापानीज सोल्जर्स ने ये स्टेप एक साथ उठाया ताकि उन्हें एक इज्जतदार वॉरियर्स और सोल्जर्स वाली मौत मिल सके, ना कि किसी एटम बम के रेडिएशन या शॉक वेव से। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा या बुरा लगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल में नए हो तो। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, स्पेशली अपने उन दोस्तों से जिन्हें इन सारी चीजों में इंटरेस्ट हो। और ध्यान रहे इस वीडियो में बताई गई ये सारी चीजें ना सिर्फ खतरनाक और दर्दनाक हैं बल्कि जानलेवा भी हैं, तो इसे घर में, बाहर या कहीं भी ट्राई ना करें। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।